हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 38 पार्ट 1। और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट चल ही रहा है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि क्लास नंबर 38 पार्ट 1 में इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं, ठीक है, उसमें कितने मार्केट्स में कितने तरह के सेगमेंट्स होते हैं, कितने अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं, उनके बारे में हम क्लास नंबर 38 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 37 हो, 36 हो, जितनी भी क्लासेस थी उसमें हमने फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट और फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने तरीके से किस किस तरीके से फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट सेट किया जाता है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड, वो सारी बातें हमने क्लास नंबर 38 से पहले 37, 36 में पढ़ी थी। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या फर्म हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी एनी पर्सन हो, इंडियन सिटीज़न हो, अगर उसे मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन करेंसी परचेज़ करनी है या उसके पास फॉरेन करेंसी है, उसे बेचनी है, तो ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए उसे किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको मिलेगी कहाँ, ठीक है, उसी के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मीनिंग से, इट इज़ द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर फ़ॉरेन करेंसी को या तो ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेलर होंगे जो बेचने का काम करेंगे, जिनके पास करेंसी होगी, और जो बायर होंगे उनको करेंसी चाहिए होगी, तो वो करेंसी को ख़रीदने के लिए उस मार्केट में जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये मैंने मार्केट शब्द को अंडरलाइन किया है, मार्केट शब्द से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बिज़नेस हैं, कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी उस मार्केट में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के एंटर नहीं करेगा, उस बिज़नेस में नहीं आएगा। उसमें जो हम लोग अलाउड करेंगे वही लोग वहाँ पर बिज़नेस करेंगे। तो जब गवर्नमेंट अपने अलग अलग सेगमेंट बना देती है मार्केट के, कि भाई इस मार्केट में सिर्फ जिन लोगों को हम परमिशन देंगे वो आएंगे, और एक वो मार्केट जिसमें कोई भी आ सकता है, जिसका जब मन चाहे अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, डिफेंस। तो इस तरह के बिज़नेस में हर कोई इंसान अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बिज़नेस के अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं। कुछ रिजर्व सेगमेंट है और कुछ ओपन सेगमेंट है। ओपन सेगमेंट में कोई भी अपने बिज़नेस को शुरू कर सकता है, कैसे भी बिज़नेस को शुरू कर सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मना नहीं है। इसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो भी गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक हमारी मार्केट होती है ओवरसीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओवरसीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री की किसी भी करेंसीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्री में इलीगल है। और हमारी कंट्री में जो लीगल है, जहाँ से आपको फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी ख़रीदने के लिए, और जहाँ पर आप फ़ॉरेन करेंसी में अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, उसके बढ़ते और गिरते हुए रेट के साथ खेलना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपको इंडियन करेंसी, जो इंडियन करेंसी मार्केट है, जहाँ पर जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है, जो सेबी और आरबीआई के अंडर कंट्रोल में आती है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी एंड आरबीआई, जिसमें कोई भी पर्सन जाके करेंसी में ट्रेड कर सकता है, ठीक है, एनीवन कैन ट्रेड इन द करेंसी। लेकिन वो ट्रेड कब करेगा, जिसको सेबी ने, जो अपने रजिस्टर्ड ब्रोकर बना रखे हैं, दलाल होते हैं जो सेबी के, जो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, आपको उन फॉरेक्स ब्रोकर के पास जाना होगा। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होते हैं जो शेयर्स वगैरह में भी डील कराते हैं। तो उनके पास जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। तो वाया ब्रोकर के थ्रू जाके आप जो स्टॉक, जो आपकी करेंसी मार्केट है, वहाँ पर जाकर आप करेंसी को ख़रीदने का या ट्रेडिंग करने का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो ब्रोकर आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो ऑन द इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल। आपको एक इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वो भी आपको ब्रोकर बता देगा, सब गाइडलाइंस आपको ब्रोकर दे देगा। बिना ब्रोकर के आप ना तो करेंसी को ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको फिजिकली करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी, तो आप बैंक में जाके अपनी इंडियन करेंसी INR डिपॉजिट करा के फॉरेन करेंसी को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग, और अगर आपको ऑनलाइन करेंसी में ट्रेडिंग करनी है, ऑनलाइन आपको बढ़ते हुए रेट के साथ बेचना है, गिरते हुए रेट के साथ ख़रीदना है, प्रॉफिट कमाना है, तो वो चीज़ आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल पे आना पड़ेगा। इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल वो आपको ब्रोकर ही बता देगा। उसके बाद ब्रोकर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लेकर जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टॉक एक्सचेंज चूज़ करना है। 3 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर जाकर आप करेंसी में डील कर सकते हो। BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जो फेमस है, सबसे पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद है MCX SX। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज,
स्टॉक एक्सचेंज, स्टैंडर्ड एक्सचेंज। तो ये जितने भी हमारे ये 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, हालांकि और भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ये 3 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हैं, जिनका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बैकअप है। इन शेयर सिक्योर इन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे लॉस प्रॉफिट तो आपका ही है, लेकिन जो भी सेटलमेंट होगी, पेमेंट का लेना देना जो होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। अगर आप किसी भी ओवरसीज़ ट्रेडिंग में चले जाते हैं, ओवरसीज़ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर सेबी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ओवरसीज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन सेबी की तरफ से उनको बैकअप नहीं मिलता, गवर्नमेंट की तरफ से उनको गारंटी नहीं मिलती कि अगर कुछ भी सिचुएशन होती है, कोई भी आपको धोखा देता है या कोई भी आपके साथ चीटिंग होती है या कहीं भी आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ से आपको हेल्प नहीं करेगी। और अगर कोई भी ऐसा कुछ दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारी इंडिया की करेंसी का या बाहर की करेंसी का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये एक इलीगल, एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ, एज विदाउट गवर्नमेंट परमिशन नो वन कैन ऑपरेट एल्कोहल, स्मोकिंग, डिफेंस इक्विपमेंट बिजनेस, जस्ट लाइक नो इंडियन सिटीजन इज अलाउड टू ट्रेड इन ओवरसीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो गवर्नमेंट के बनाए हुए जो सेबी के अंडर में जो इंडियन करेंसी मार्केट है, आप वहीं जाके फॉरेन करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी ओवरसीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि टोटल मिला के जो अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है या आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टोटल मिला के 7 बेसिस बनाए हुए हैं, 7 पेयर बनाए हुए हैं। 4 पेयर तो ऐसे हैं जो आपके इंडियन करेंसी बेस करेंसी पेयर हैं, जिसमें आपकी इंडियन करेंसी जुड़ी हुई है। जैसे आप डॉलर के साथ आप डॉलर को एक्सचेंज करा सकते हैं अपनी इंडियन करेंसी के साथ, यूरो को चेंज करा सकते हैं इंडियन करेंसी के साथ, या फिर आप जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है उसके साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, या जैपनीज़ येन के साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर जो हमारी क्रॉस करेंसी पेयर वो भी बने हुए हैं। अगर आपके पास यूरो है तो यूरो के साथ डॉलर को एक्सचेंज करा सकते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के साथ आप डॉलर को एक्सचेंज करा सकते हैं, या डॉलर के साथ जैपनीज़ येन को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये जितने भी पेयर बने हुए हैं, आप इनमें अपनी जो फॉरेन करेंसी है उनको सेल और परचेज़ कर सकते हैं या फिर इनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि मार्केट में 2 तरह के पर्सन होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। तो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब सेलर और बायर होते हैं, तो सेलर और बायर कौन कौन होते हैं? बायर और सेलर में कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, हम जैसे आप जो आम इंसान है वो हो सकते हैं, कोई फर्म हो सकती है, कोई फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो सकता है, जो ब्रोकर होता है जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी करेंसी को ट्रेड करना चाहे तो वो भी ट्रेड कर सकता है। कमर्शियल बैंक, जिनको करेंसी की ज़रूरत होती है, जिनके कस्टमर्स को करेंसी चाहिए होती है, फॉरेन करेंसी, बाहर घूमने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो कमर्शियल बैंक भी फाइनेंशियल मार्केट में जाके आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके भी करेंसीज़ को ख़रीद सकता है। और सेंट्रल बैंक जो होता है उसे भी टाइम पर जो करेंसीज़ होती हैं मार्केट में जाकर उसे ख़रीदनी भी होती हैं, मार्केट में डालनी भी होती हैं, यूज़ भी करनी होती हैं। तो सेंट्रल बैंक भी कहीं ना कहीं एक बायर और सेलर की तरह अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया गया और वहाँ पर आप चले गए और वहाँ पर आपने जाके करेंसी के लिए डिमांड की। जैसे कपड़े की अपनी एक मार्केट होती है, ग्रॉसरीज़ की अपनी एक मार्केट होती है, स्वीट सेलर्स की अपनी एक मार्केट होती है। तो एक मार्केट जहाँ पर आपको कई तरह की दुकानें मिल जाती हैं, हर तरह के सामान मिल जाते हैं, ये वो वाली मार्केट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है, नॉट अ प्लेस, अ सिस्टम वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी विच आर ट्रेडेड, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी करेंसीज़ को ट्रेड किया जाता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है। ट्रेड का मतलब अगर आपने करेंसीज़ को अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में होने वाली फ्लक्चुएशन को देखते हुए जो उनके रेट होते हैं, ठीक है, उनके रेट के साथ आप गेम खेलना चाहते हैं, प्रॉफिट या लॉस में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं, वो ट्रेडेड होता है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सिस्टम कैसे है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है, ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पर जाकर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग या बाय एंड सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो बायर और सेलर होते हैं वो इंडिविजुअल फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर कोई भी हो सकता है। अब ये क्या करते हैं, ये 2 तरीके से डील करते हैं बेसिकली। या तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता है, तो मान लीजिए कि अगर उसने किसी बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया
तो इंपोर्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने INR को, अपनी इंडियन रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए वो कहाँ जाएगा, वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। कमर्शियल बैंक में क्या करेगा, वो अपनी रुपीज़ को डिपॉजिट करेगा और डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा। तो या तो आप फॉरेन करेंसी को कन्वर्जन कराना चाहते हैं, मतलब एक्सचेंज कराना चाहते हैं, या फिर उसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, जो ऑनलाइन बढ़ते हुए प्राइजेस को देखकर या गिरते हुए प्राइजेस को देखकर उसमें उस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। जैसे गैम्बलिंग होती है, लोग जुआ खेलते हैं, तो स्पेक्यूलेशन पर्पज़ से भी लोग अगर फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग पर्पज़ और एक होता है कन्वर्जन पर्पज़। मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रेडिंग पर्पज़ बेसिकली होता है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, जिसमें खरीदना और बेचने का काम चलता रहता है प्रॉफिट के हिसाब से। तो उसमें बेसिकली जो अगर आप एक बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी बाहर की कंट्री को, उसके लिए आपको कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा। अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे तो स्टॉक ब्रोकर आपको अलग अलग सेगमेंट बताएगा कि ये आपके अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें जाकर आप किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको सारी ट्रेडिंग सिखा देगा, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, तो जहाँ पर बाइंग और सेलिंग का काम चलता है। अगर आपको फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कराना है तो कमर्शियल बैंक के पास जाकर करा सकते हैं। लेकिन चाहे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो आपका कमर्शियल बैंक हो, इन दोनों संस्थाओं में, जो स्टॉक एक्सचेंज या कमर्शियल बैंक, इन दोनों संस्थाओं में जो करेंसीज़ होती है, उसका करेंसीज़ को प्रोवाइड कौन कराता है, वो करेंसी को प्रोवाइड कराता है RBI। और RBI के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, सेबी। इसका मतलब सेबी जो है वो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में जितनी भी फॉरेन करेंसी में डीलिंग होती है उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो आपने देखा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक क्या बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले इस सिस्टम में कौन आता है, सेबी, फिर कौन आता है, RBI, फिर कौन आता है, कमर्शियल बैंक, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद जो बायर और सेलर होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म RBI भी हो सकता है जो बायर और सेलर का रोल प्ले कर सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से सब लोग कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें कितने तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे लिए काम करता है। जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री विच इज़ परफॉर्म थ्रू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज़। दो कंट्री के बीच में जो परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें करवा के देता है। वो किसके थ्रू करवा के देता है, थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट और टेलीफोनिक ट्रांसफ़र। ठीक है, अब ट्रांसफ़र फंक्शन जो है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र फंक्शन वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक जतिन है और एक जॉन है। जतिन जो है वो इंडिया में रहता है, जॉन जो है वो USA में रहता है। और जॉन ने जतिन को 20 मोबाइल्स एक्सपोर्ट किए हैं एट द कॉस्ट ऑफ $10,000 $10,000 पे एक्सपोर्ट किया है। मतलब जतिन को एक्सचेंज रेट 60 रुपीज़ के हिसाब से, हमारा जो INR का रेट है, एक्सचेंज रेट का जो रेट हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो 60 रुपीज़ है। मतलब जतिन को जो उसने 20 मोबाइल्स एक्सपोर्ट कराए हैं, इंपोर्ट किए हैं जॉन से, उसे $10,000 की पेमेंट करनी है 60 रुपीज़ के हिसाब से। मतलब 6 लाख रुपए देकर, बैंक में देकर उसे जतिन को $10,000 ट्रांसफ़र कराने हैं। तो यहाँ पर जतिन के सामने 3 ऑप्शन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसे 3 ऑप्शन देगी इमीडिएट पेमेंट करने की, नहीं सॉरी 3 ऑप्शन देगी उसको पेमेंट करने की, जिसमें 2 ऑप्शन जो है वो इमीडिएट पेमेंट के हैं, जिसमें आपकी पेमेंट 1 या 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके अलावा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, मतलब कुछ दिन का टाइम मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए जतिन को जॉन को $10,000 ट्रांसफ़र कराने और उसे बैंक में 6 लाख रुपए जमा कराने, तभी बैंक $10,000 जॉन को ट्रांसफ़र करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट। या तो आप क्या करें, जो जतिन होगा वो अपने बैंक से जॉन के जो हमारे इंडिया में फ़ॉरेन ब्रांच होगी वहाँ पर क्या करेगा, जॉन के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवा लेगा हमारे अपने बैंक से जॉन के बैंक के लिए। तो वो बैंक ड्राफ्ट क्या करेगा, जॉन के बैंक में जाके जमा करा देगा और जॉन का जो हमारे इंडिया में ब्रांच होगी वो पैसा जॉन के अकाउंट में फ़ॉरेन मेन ब्रांच में उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और जॉन विड्रॉ कर लेगा। दूसरा ऑप्शन है टेलीफोनिक ट्रांसफ़र। बेसिकली क्या होता है, हमारे इंडिया में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो USA है, उनके हमारे इंडिया में क्लियरिंग हाउसेज़ हैं। क्लियरिंग हाउसेज़ का मतलब अगर आपको किसी भी, जैसे USA हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इनमें कुछ कंट्रीज़ में अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये बात है बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जतिन ने जॉन को बोला कि भाई पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको पेमेंट 1 या 2 महीने के बाद दे दूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि जॉन जो होगा
जिसका हमारे इंडिया में है। जॉन तो यूएसए में रहता है, लेकिन उसका हमारे इंडिया में फ़ॉरेन ब्रांच होगी, फ़ॉरेन बैंक होगा, हमारे इंडिया में उसकी ब्रांच होगी। तो वो क्या करेगा, अपनी ब्रांच में बिल भेज देगा माल को डिलीवर करने से पहले। और जो जतिन जो है वो अपने अपने बैंक से बोलेगा कि आप मेरे साथ जॉन के बैंक में जाकर उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अथॉरिटी दे दो, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसके लिए गारंटी दे दो। तो इसमें क्या होगा कि जो जॉन का बैंक है, फॉरेन ब्रांच है हमारे इंडिया में है, और जो जतिन का बैंक है, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से टाई अप कर लेंगे। जो जतिन का बैंक जॉन के बैंक को गारंटी दे देगा कि मेरी पार्टी इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में जब भी जैसी माल की डिलीवरी होगी तो पेमेंट देने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा जतिन का बैंक बोलेगा। तो इस केस में फ़ॉरेन एक्सचेंज बिल्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज बिल के केस में उस बिल में रेट भी फिक्स किया जाता है कि इस रेट के हिसाब से 2 महीने के बाद जो जतिन का बैंक है वो गारंटी देता है जतिन के बिहाफ पर जॉन के बैंक में पेमेंट देने के लिए। तो बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी यूज़ किया जाता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कि फ्यूचर में अगर आप पेमेंट करते हैं। और इस फॉरेन एक्सचेंज बिल में क्या होता है, पहले से ही जो गुड्स का प्राइस है और जो एक्सचेंज रेट होगा वो पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। तो इस तरीके से देयर आर 3 ऑप्शंस टू सेटल द पेमेंट इन केस ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन का मतलब, पहले मैं आप हैजिंग का मतलब बताता हूँ। हैजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको घर से बाहर निकलते समय ये पता चल गया कि बाहर घर से बाहर निकलते समय ये पता चल गया कि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए आप व्यवस्था करेंगे, आप अरेंजमेंट करेंगे कि भाई मैं प्रोटेक्ट हो जाऊँ बारिश से। तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे या रेन कोट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तूफ़ान चल रहा है, तो आपको ये लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ना आ जाए या बहुत ज़्यादा घर में कचरा ना आ जाए, तो आप क्या करेंगे, घर के सभी दरवाजे बंद कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हैजिंग का मतलब यही होता है कि अपने आप को सुरक्षित करने की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी, अपने आप को बचाने के लिए पहले से उसकी तैयारी करना, दैट इज़ कॉल्ड हैजिंग। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा कि व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड टू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट। जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक ऐसे एग्रीमेंट में आ जाएं जहां पर वो फ्यूचर डेट में अपने खरीदे या बेचे गए माल के पेमेंट को पहले से ही डेट डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के साथ इस रेट पर सेटलमेंट करेंगे। तो व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड टू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट, इट इज़ कॉल्ड हैजिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, हैजिंग। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग लॉसेज दैट माइट बी कॉज ड्यू टू द एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन द फ्यूचर। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्सचेंज रेट में वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम अवॉइड कर पाएँ। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जतिन जो है वो इंडिया में रहता है और जॉन जो है वो यूएसए में रहता है। तो जतिन ने जॉन को 20 मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किए 5 जुलाई को, ठीक है, जिसकी कीमत हमारे इंडिया में जो है वो है 6 लाख रुपए 20 मोबाइल की। मतलब अगर हम देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि 6 लाख रुपए जो है वो 20 मोबाइल्स की वैल्यू है, तो 30,000 रुपये का एक मोबाइल हो गया। और अगर जतिन जो है 20 मोबाइल जॉन को एक्सपोर्ट करता है, तो अगर वो जॉन से कहता है कि भाई मुझे 6 लाख की पेमेंट करो, तो जॉन को आज के 60 रुपीज़ एक्सचेंज रेट के हिसाब से $10,000 जो देने पड़ेंगे वो जतिन को देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो जॉन है वो क्या करेगा, जतिन के बैंक में डॉलर ट्रांसफ़र कर देगा और जतिन क्या करेगा, उस डॉलर को 60 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख रुपए में कन्वर्ट करा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जॉन ये कह रहा है कि भाई मैं पेमेंट आपको 2 महीने के बाद दूंगा। रेट जो है वो जॉन कह रहा है मैं दूंगा आपको $10,000, बाकी जो एक्सचेंज रेट जो होगा वो 2 महीने बाद, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं $10,000 आपको दे दूंगा। तो $10,000 अब वो जतिन जो है उसको ये लगता है कि 2 महीने के बाद जब उसके पास $10,000 आएंगे, और मान लीजिए उस समय हमारे इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है डॉलर को INR में कन्वर्ट कराने का वो 50 रुपीज़ हो जाता है, फ़िलहाल तो 60 रुपये चल रहा है, और 6 लाख रुपए पेमेंट बनती है जतिन की आज के हिसाब से, वो बिल्कुल ठीक 6 लाख पेमेंट बनती है। लेकिन अगर बाई चांस INR जो है वो एक्सचेंज रेट 50 रुपये पे आ जाता है और जतिन अपने बैंक में जाके वो $10,000 जब उसके पास आएंगे और $10,000 50 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट होंगे तो वो 5 लाख रुपये बनेंगे। तो इसका मतलब जतिन को 1 लाख का लॉस हो जाएगा। अब ये 1 लाख का लॉस में भी हो सकता है वो लॉस ना भी हो, और हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए। हो सकता है उस समय एक्सचेंज रेट 65 रुपये हो जाए, तो हो सकता है कि आपको 6 लाख की पेमेंट 6.5 लाख में मिल जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप लॉस में भी जा सकते हैं और प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। तो फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हैजिंग कर लेंगे। हैजिंग का मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेंगे। तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जतिन ने क्या किया,
तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जतिन कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक। जतिन क्या करेगा, जो जतिन का बैंक है, बैंक के साथ जतिन क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मैं 5 सितंबर को 60 रुपये के हिसाब से जो भी जॉन आपके पास डॉलर भेजेगा, मेरे पास डॉलर आएंगे 10,000, वो 10,000 डॉलर जो है मैं आपको सेल कर दूंगा। जैसे ही जॉन मुझे देगा 10,000 डॉलर, मैं आपको दे दूंगा। आप वो 10,000 डॉलर मुझसे लेके आप मुझे 60 रुपये के हिसाब से INR में, मतलब इंडियन करेंसी में, उसे कन्वर्ट कर देना। ये मैंने आज आपके साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये एग्रीमेंट बैंक का जतिन के साथ हो गया कि मैं 60 रुपये के हिसाब से 10,000 डॉलर आप मुझे देना, मैं 60 रुपये के हिसाब से 6 लाख दे दूँगा। ये फिक्स हो गया। अगर बाई चांस रेट चला जाता है 65 रुपये, तो उसमें बैंक का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 65 रुपये के हिसाब से, 65 नहीं सॉरी, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट हो जाता है 65 रुपये, तो 10,000 डॉलर आपको देने पड़ेंगे बैंक को। बैंक जब उसे INR में कन्वर्ट करेगा तो कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 6.5 लाख रुपये। लेकिन बैंक उसको कितनी पेमेंट करेगा, 6 लाख रुपये की। तो बैंक को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर द 2 मंथ व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर, मान लीजिए कि 2 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, द पेमेंट विल बी मेड एट द प्री डिसाइडेड डेट, और जॉन ने जो है वो जतिन को 10,000 डॉलर भेज दिए। अब मान लीजिए सपोज एक्सचेंज विल रिड्यूस टू 55 रुपीज़, मान लीजिए एक्सचेंज रेट अगर मान लीजिए 55 रुपये आ जाता है, एक्सचेंज रेट मान लीजिए 55 रुपये आ जाता है, तो बैंक कितनी पेमेंट करेगा आपको, बैंक आपको पेमेंट करेगा, मान लीजिए एक्सचेंज रेट 55 रुपये आ जाता है। अगर आपने ये एग्रीमेंट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता 60 रुपये का, और आप 2 महीने बीच में 2 महीने ऐसे ही रहते बिना एग्रीमेंट के, अगर आपने हैजिंग ना की होती, तो 55 रुपये के हिसाब से एक्सचेंज रेट, तो आपको 10,000 डॉलर अगर बैंक को देते तो बैंक 55 रुपये के हिसाब से कितनी पेमेंट करता, आपको 5.5 लाख रुपये, आपको 50,000 का लॉस हो जाता। तो ये 50,000 का लॉस अब आपको नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको 60 रुपये के हिसाब से 10,000 डॉलर की 6 लाख पेमेंट कर देगा, क्योंकि बैंक के साथ आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है 60 रुपये एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो आपने 50,000 रुपये के लॉस की पहले से ही क्या कर ली, हैजिंग, मतलब अपने लॉस के बचाव की व्यवस्था आपने पहले से कर ली। तो आज की क्लास में हमने क्लास नंबर 38 पार्ट में क्या पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक प्लेस नहीं है, एक सिस्टम है। साथ के साथ हमने ये पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट में आपने ट्रेड करना है, कौन सी मार्केट में ट्रेड नहीं करना, और साथ के साथ हमने ये पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या फंक्शन प्ले करती है, क्या क्या रोल प्ले करती है। थैंक यू।